हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछली वीडियो पे कहा था कि अब हम अपनी क्लास लगातार कंटिन्यू शुरू करने वाले हैं और उस पे कहा था कि हम लोग अपनी क्लास को ब्रह्मांड से शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को लगातार कंटिन्यू करते हैं और इसी पर आगे बातचीत करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था हम अपनी क्लास को ब्रह्मांड से शुरू करेंगे, तो चलिए हम अपनी क्लास को अब शुरू कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांड से शुरू करने से पहले कुछ छोटी सी चीज़ें जान लेते हैं, जैसे खगोल की किन्हें कहते हैं। खगोल की खगोल की खगोलकी के अंतर्गत आकाशीय पिंडों की बनावट, उनकी आकृति, उनका आकार, उनकी गति और उनकी दिशा के बारे में हम लोग जिसमें उसका अध्ययन करते हैं उसे खगोलकी कहते हैं। खगोलकी के अंतर्गत खगोलकी की 3 शाखाएं होती हैं। खगोल भौतिकी, खगोल जैविकी, खगोल गतिकी। 3 शाखाएं ये होती हैं इसके अंदर। पर हमें इसमें इतना डीप में नहीं जाना है, बस हमें इतना समझना है कि खगोलकी किसे कहते हैं, जिसमें आकाशीय पिंडों की बनावट, आकृति, आकार, गति इत्यादि के बारे में जिसमें उसका अध्ययन करते हैं उसे खगोलकी कहते हैं। चलिए फिर खगोलकी के आगे चलते हैं हम लोग ब्रह्मांड पर। अपने ब्रह्मांड ब्रह्मांड देखिए, ऐसा है, हम इसको साथ में अपने पढ़ाते चल रहे हैं। इस पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें लगेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से, हम उनको यहाँ पर लिखते चलेंगे और आप नोट करते चलिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने ब्रह्मांड पर। देखिए, ऐसा है, जिसमें जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा या आपके एग्जाम के दृष्टि से जो इस पे इम्पोर्टेंट होगा उसको हम यहाँ पर लिखते चलेंगे और आप लोग भी साथ में नोट करते चलिएगा। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। ब्रह्मांड अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त खगोल की पिंडों को समग्र रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त पिंडों को अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त खगोल की पिंडों को ब्रह्मांड कहते हैं। यहाँ पर खगोल की पिंडाएं हैं और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे खगोल की किसे कहते हैं। आकाशीय पिंडों की, उनकी आकृति, उनकी आकार, उनके बनावट, उनकी गति के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम खगोल की विज्ञान कहते हैं। और खगोल की विज्ञान की इतनी 3 शाखाएं बताई थी। 3 शाखाएं होती है इसकी, खगोल भौतिकी, खगोल गतिकी, खगोल जैविकी। और ब्रह्मांड क्या है? अंतरिक्ष व अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त खगोल पिंडों को समग्र रूप से हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये हो गई आपके ब्रह्मांड की डेफिनीशन। अब चलिए बात करते हैं अपनी ब्रह्मांड में क्या क्या। ब्रह्मांड मूलतः आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है। और हमारे ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं। हमारे ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में हमारे ब्रह्मांड मूलतः आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है और हमारे ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं। और प्रत्येक आकाश गंगा में खरबों की संख्या में तारे हैं। और प्रत्येक तारे का अपना एक परिवार या अपना एक समूह होता है। समूह जो हम नोट कराने जा रहे हैं, अब ये नोट करना, अब ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इससे साफ करने जा रहे हैं, इससे पहले एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि खगोल की आकाशीय पिंडों की आकृति, उनके आकार, उनके बनावट, उनकी गति, उनकी दिशा के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोलकी या खगोल विज्ञान कहते हैं। इसकी 3 शाखाएं होती हैं, खगोल भौतिकी, खगोल गतिकी, खगोल जैविकी। और ब्रह्मांड अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त खगोल पिंडों को समग्र रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त खगोल पिंडों को समग्र रूप से ब्रह्मांड कहते हैं।
और ब्रह्मांड मूलतः आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है। और हमारे ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाश गंगा में खरबों की संख्या में तारे हैं, और प्रत्येक तारे का अपना एक समूह या अपना एक परिवार होता है। चलिए अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। अब आगे जो बताने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग अपने साथ में नोट करते चलिएगा। अब इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं पृथ्वी पर भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था। तो चलिए हम लोग इस पर अपने अध्ययन कर लेते हैं कि भूकेंद्रीय सिद्धांत और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख सकते हैं। भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था। भूकेंद्रीय सिद्धांत अपना टालेमी ने दिया था। टालेमी ने बताया था, सर्वप्रथम टालेमी ने भी बताया था कि हमारी पृथ्वी केंद्र पर है। इनके हिसाब से हमारी पृथ्वी केंद्र पर थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी केंद्र पर नहीं है, केंद्र पर सूर्य है, और ये सच भी है, पृथ्वी केंद्र पर नहीं है। लेकिन ये सर्वप्रथम ये एक बेस इन्होंने दूसरों के लिए दिया था कि आप लोग यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं, ये चेक करिए। लेकिन ये इनकी बात सही नहीं थी, लेकिन इन्होंने ये सिद्धांत दूसरे वैज्ञानिकों के लिए, ये मान लो एक इस पर रिसर्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया था कि ये इस तरह से भी आप देख सकते हैं, अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। भूकेंद्रीय सिद्धांत। अब सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के हम लोग बारे में अध्ययन कर लेते हैं। भूकेंद्रीय सिद्धांत, अब हम लोग सूर्य केंद्रीय सिद्धांत पर अध्ययन कर लेते हैं। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कापरनिकस ने दिया था, ये जो कि सही भी है। चलिए अपना भूकेंद्रीय सिद्धांत टालेमी ने दिया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कापरनिकस ने दिया था। जैसा कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ा था, खगोल की, इसके बाद पढ़ा था ब्रह्मांड, और इसके बाद हम लोग ये दो इम्पोर्टेंट पढ़ लिया। दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, तो टालेमी ने, और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, कापरनिकस ने। ये हो गया अपने यहाँ तक। चलिए अब इसको मेट रहे आगे देखते हैं। ये आगे चलते हैं अपना कैपलर साहब। कैपलर ने इस सर्वप्रथम ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे, और इन्होंने ये बताया था कि सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये पॉइंट लिख लीजिए आप। कैपलर ने ये बताया था सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और इन्होंने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे।
ये 2 पॉइंट हो गए आपके केपलर के, इम्पॉर्टेंट हैं ये, आप लोग नोट करते चलिए। नंबर 1 और नंबर 2, केपलर ने इस सर्वप्रथम हमें बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और दूसरा ये कि सभी ग्रहों की गति के संबंधी नियम भी केपलर ने ही दिए थे। चलिए अब हम लोग अपना आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। गैलीलियो के बारे में सबसे पहली बात जान लेते हैं। गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन की खोज की थी। गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन की खोज की थी। यहाँ पर हम खोज नहीं, इसका आविष्कार लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने सर्वप्रथम अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार किया था और इसने ही बृहस्पति के 4 उपग्रह, बृहस्पति के 4 उपग्रह के बारे में जानकारी दी थी। गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार किया था, साथ ही बृहस्पति के 4 उपग्रह के बारे में जानकारी दी थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिए कि बृहस्पति के कितने उपग्रह के बारे में गैलीलियो ने जानकारी दी थी। तो चलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन की खोज की थी, अब आविष्कार किया था और बृहस्पति के 4 उपग्रह के बारे में जानकारी दी थी। 4 उपग्रह के बारे में जानकारी दी थी। चाहो तो आप उनका नाम भी नोट कर सकते हो। चलिए वो देखते हैं पहला कौन सा था। पहला आयो, दूसरा था यूरोपा, तीसरा था कैलिस्टो, और चौथा था गैनीमीड। वैसे इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर आप चाहो तो नोट कर सकते हो इनके नाम, क्योंकि इनको कि आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड की खोज किसने की थी, तो आप बता सकते गैलीलियो ने की थी। और इन चारों को गैलीलियो उपग्रह भी कहते हैं। इनको गैलीलियो उपग्रह भी कहा जाता है। क्या क्या हो गया इस पे देख लीजिए। गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार किया था, बृहस्पति के 4 उपग्रह के बारे में जानकारी दी थी, जो ग्रह थे आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड। इनको गैलीलियो उपग्रह भी कहा जाता है। और कुछ बाकी तो नहीं रहा इसमें। गैलीलियो ने इस सर्वप्रथम सौर कलंक या सौर धब्बा के बारे में बताया था। गैलीलियो ने ही सौर कलंक या सौर धब्बा के बारे में जानकारी दी थी।
लास्ट में एक बार रिवीजन करा देंगे, तब भी आप देख लेना इसको, अगर कहीं पर कुछ छूट रहा हो तो बता देना उसको। इससे कुछ, इससे ज़्यादा कुछ छूटा नहीं होगा, तो बहुत शार्ट करके, बहुत लिमिटेड करके आप लोगों को बता रहे हैं। हमें नहीं लगता कुछ छूटा होगा इस पर। गैलीलियो हो गया, चलिए अब मेर देते इसको, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। गैलीलियो हो गया, अब आगे देखते हैं हम लोग न्यूटन को। न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना जान लीजिए, उन्होंने परावर्तक दूरबीन दूरबीन का आविष्कार किया था। इनका भूगोल में कुछ खास कर योगदान नहीं रहा, इनका फिजिक्स में जरूर योगदान रहा है, पर भूगोल में बस यही हुआ है कि परावर्तक दूरबीन की खोज की है। अपवर्तक दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी, परावर्तक दूरबीन की खोज न्यूटन ने की थी। बस इनके बारे में इतना ही एक जान लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है जियोग्राफी में इनका, बस बाकी आगे चलिए आगे का देखते हैं। अगले वैज्ञानिक आते हैं हर्शेल। हर्शेल इन्होंने क्या किया था? हर्शेल इन्होंने ब्रह्मांड की असीमितता का सिद्धांत दिया था। ब्रह्मांड की असीमितता का सिद्धांत दिया था। हर्शेल ने ब्रह्मांड की असीमितता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड सौर मंडल तक ही सीमित नहीं, जबकि सौर मंडल कितना बड़ा है, सूर्य, उसके सभी ग्रह, उपग्रह, तारे, धूमकेतु, पुच्छल तारे और भी बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं सौर मंडल पे। लेकिन इन्होंने बताया था, ब्रह्मांड की असीमितता का सिद्धांत दिया कि ब्रह्मांड का कोई अंत ही नहीं है। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है। हर्शेल जी ने बताया था कि ब्रह्मांड की असीमितता का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है। सूर्य स्वयं हमारी आकाश गंगा का एकमात्र तारा है। और ब्रह्मांड में क्या बताया था कि ब्रह्मांड समग्र आकाशीय पिंडों के समग्र रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड में क्या था? खरबों की संख्या में आकाश गंगा थी, और प्रत्येक आकाश गंगा में खरबों की संख्या में तारे थे, और प्रत्येक तारे का अपना एक समूह या अपना एक परिवार होता था। अब आप समझ सकते हैं कि सूर्य स्वयं एक आकाश गंगा का एक तारा मात्र है। कितना बड़ा ब्रह्मांड हो सकता है। चलिए चलते हैं आगे। ये पॉइंट नोट कर लिया ना, इंपॉर्टेंट था। चलिए अब अगले वैज्ञानिक की तरफ चलते हैं, जिनका नाम है एडविन पी हब्बल। एडविन पी हब्बल इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का सिद्धांत दिया था। इन्होंने आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि, लिख लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। इन्होंने आकाश गंगा के प्रतिसरण का सिद्धांत दिया था।
एडविन पी अब्बल, इन्होंने आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार आकाश गंगा एक दूसरे जितना दूर जाती है, इनका ये स्पीड भी उतनी ज़्यादा होती जाती है। जितनी ज़्यादा दूर जाए इनका स्पीड भी उतनी ज़्यादा तेज होती चली जाए। इनका वेग भी लगातार इनकी दूरी के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। और इनका समर्थन डॉपलर जी ने किया। डॉपलर ने इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत बार, डॉपलर। इनके सिद्धांत का समर्थन डॉपलर ने किया। इनका रेड लाइट शिफ्टिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। तो चलिए अब तक जो पढ़ा उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। रिवीजन के बाद अभी आगे चलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था खगोलकी। खगोलकी में क्या था? आकाशीय पिंडों की उनकी आकृति, उनके आकार, उनकी गति, उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोलकी विज्ञान कहते हैं। और इनकी 3 शाखाएं हम लोगों ने बताई थी। कितनी? 3 शाखाएं थी, खगोल गतिकी, खगोल भौतिकी, खगोल जैविकी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में हम लोगों ने पढ़ा था अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त खगोलकी पिंडों को। अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त खगोलकी पिंडों को समग्र रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। सभी खगोलकी पिंडों को समग्र रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड में हम लोगों काफ़ी सी चीज़ें पढ़ी थी। चलिए हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्मांड मूलतः आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। ब्रह्मांड मूलतः आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक आकाश गंगा में खरबों की संख्या में तारे हैं। ब्रह्मांड मूलतः आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ। हमारे ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में आकाश गंगा है। और प्रत्येक आकाश गंगा में खरबों की संख्या में तारे हैं। और प्रत्येक तारे का अपना एक समूह या अपना एक परिवार होता है। चलिए ब्रह्मांड तक हो गया। भूकेंद्रीय सिद्धांत टालेमी ने दिया था और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपर्निकस ने दिया था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा। लिखे, चलो इसे देखो, हम पहले लिख के बता चुके हैं कि ब्रह्मांड में भूकेंद्रीय सिद्धांत आपको भूकेंद्रीय सिद्धांत टालेमी ने दिया था और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपर्निकस ने दिया हुआ था। चलिए इसके बाद में केपलर आए थे। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे और उन्होंने ये भी बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। कोपर्निकस तक हो गए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आपको बताया था गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन की खोज की थी। गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन की खोज की थी और गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 उपग्रह के बारे में बताया था। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड। आयो, याद कर लो फिर से एक बार। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड 4 उपग्रह थे। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड। इन 4 ग्रहों को ग्रह नहीं थे, ये 4 उपग्रह थे। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड। बृहस्पति के 4 ग्रह के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन की खोज की थी। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड इन 4 उपग्रह के बारे में जानकारी दी थी। और इन 4 ग्रहों को बृहस्पति के ये 4 उपग्रह बृहस्पति के थे और इन उपग्रहों को गैलीलियो उपग्रह भी कहा जाता है। और गैलीलियो ने इस सर्वप्रथम हमें सूर्य कलंक या सौर धब्बा के बारे में जानकारी दी थी। चलिए चलते हैं आगे। के बाद में गैलीलियो के बाद में आते हैं न्यूटन ने परावर्तक दूरबीन की खोज की थी। और पृथ्वी, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथ छूट गया था, पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? पता होगा। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। और सूर्य का सबसे निकटतम तारा क्या है? ये आपको शायद नहीं पता होगा, पर चलिए बता रहे। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। और सूर्य का
क्या है? सूर्य का सबसे निकटतम तारा कुछ लोग प्राक्सिमा कहते हैं, कुछ लोग प्रकाशिमा सेंचुरी कहते हैं। प्रकाशिमा सेंचुरी या प्राक्सिमा सेंचुरी? प्रकाशिमा सेंचुरी है। हो गया। चलिए ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पूछे भी गए हैं कई बार एग्जाम में। चलिए हो गया यहाँ तक खगोल की, ब्रह्मांड, इसके बाद गैलीलियो, इसके बाद में न्यूटन साहब, इसके बाद में पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इसके बाद हर्सेल आए थे, हर्सेल ने बताया था कि अपना ब्रह्मांड सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है, सूर्य स्वयं आकाश गंगा का एक तारा मात्र है। और एडविन पी हब्बल साहब ने बताया सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है और सूर्य स्वयं आकाश गंगा के एकमात्र तारा मात्र है। और इन्होंने एडविन पी हब्बल ने आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का सिद्धांत दिया था। इधर तक हो गया। इसके बाद आए थे हर्सेल। हर्सेल ने बताया था कि ब्रह्मांड सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है, हमारा सूर्य खुद स्वयं आकाश गंगा का एकमात्र तारा मात्र है। इन्होंने ब्रह्मांड की असीमितता का सिद्धांत दिया था, एडविन पी हब्बल। इनके बाद आए थे हर्सेल। हर्सेल ने बताया था कि हर्सेल ने आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का सिद्धांत दिया। प्रतिसरण मतलब आकाश गंगा एक दूसरे से जितना दूर जाती जा रही हैं उनकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उनकी गति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उनकी दूरी के साथ उनकी गति में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। और इनके इस सिद्धांत का समर्थन डॉपलर ने किया। चलिए फिर चलते हैं आगे।